पिछले विश्लेषण में हमने अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार पर बात की थी। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा और गहराई में उतरते हैं अनुच्छेद 15 के साथ। यही वो अनुच्छेद है जो समानता के सिद्धांत को असली ज़मीनी हकीकत में बदलता है। ये एक लाइन असल में अनुच्छेद 15 की पूरी आत्मा को पकड़ लेती है। देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी नियम नहीं है, बल्कि हमारे संविधान का एक वादा है। एक ऐसे समाज को बनाने का वादा जहां हर इंसान को, हर नागरिक को बराबर सम्मान मिले। तो चलिए समझते हैं कि ये वादा असल में काम कैसे करता है, समानता को लागू कैसे किया जाता है और भेदभाव के खिलाफ हमारा संविधान हमें क्या गारंटी देता है। इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत सीधा और साफ है कि जो राज्य है यानी सरकार और उससे जुड़ी संस्थाएं वो अपने किसी भी नागरिक के साथ कुछ खास वजहों से भेदभाव नहीं कर सकती। हाँ, एक बात यहां पर गौर करने वाली है कि ये अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी खास वजहें हैं, कौन से वो आधार हैं जिन पर भेदभाव करना पूरी तरह से मना है। संविधान ने इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा है और 5 आधारों को बिल्कुल साफ साफ बताया है। संविधान कहता है कि राज्य सिर्फ और सिर्फ इन 5 आधारों पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और ये 5 आधार हैं: धर्म, मूलवंश यानी रेस, जाति, लिंग और जन्मस्थान। ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, बल्कि ये वो पहलू हैं जिनके आधार पर हमारे समाज में ऐतिहासिक रूप से भेदभाव होता रहा है। इन्हें याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है, एक शॉर्टकट RRCSP, यानी कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अच्छा, यहां एक शब्द है जिस पर सब कुछ टिका है और वो शब्द है केवल, यानी ओनली। इसका मतलब यह है कि भेदभाव सिर्फ इन 5 आधारों पर नहीं हो सकता। अगर भेदभाव का कोई और लॉजिकल आधार है जो इन 5 में से नहीं है तो वो शायद जायज हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी नौकरी के लिए एक खास लेवल की फिजिकल फिटनेस चाहिए, तो ये शर्त रखना लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं माना जाएगा। अब अनुच्छेद 15 के पहले और दूसरे क्लॉज में एक बहुत बड़ा फर्क है। क्लॉज 1, जैसा हमने देखा, सिर्फ राज्य यानी सरकार पर लागू होता है, लेकिन क्लॉज 2 जो दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों जैसी सार्वजनिक जगहों के इस्तेमाल की बात करता है, वो सरकार के साथ साथ आम लोगों मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स पर भी लागू होता है। ये सामाजिक बराबरी लाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल कदम है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अनुच्छेद 15 सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या नहीं करना है, ये सक्रिय रूप से समानता को बढ़ावा देने की भी बात करता है। हमारे संविधान बनाने वाले जानते थे कि जिन समूहों के साथ सदियों से अन्याय हुआ है, उन्हें बराबरी पर लाने के लिए कुछ खास कदम उठाने पड़ेंगे, जिसे हम पॉजिटिव एक्शन कहते हैं। इसी को कहते हैं संरक्षणात्मक भेदभाव या प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि भेदभाव वो भी संरक्षणात्मक, लेकिन इसका मकसद भेदभाव करना नहीं बल्कि सच्ची समानता लाना है। इसका मकसद है सबको एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा करना। इसका सबसे पहला उदाहरण है अनुच्छेद 15(3), जो हमारे मूल संविधान में ही था। ये राज्य को ताकत देता है कि वो महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल कानून या प्रावधान बना सकें। आज जो हमें मैटरनिटी बेनिफिट्स या फिर स्थानीय चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण दिखता है, वो सब इसी क्लॉज की वजह से मुमकिन हुआ है। कहा जाता है कि संविधान एक जिंदा दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट, और अनुच्छेद 15 इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जैसे जैसे समय बदला, समाज की ज़रूरतें बदली और कोर्ट के फैसले आए, वैसे वैसे इस अनुच्छेद में नए हिस्से जुड़ते चले गए। इसी कड़ी में आता है अनुच्छेद 15(4). इसे संविधान लागू होने के बस 1 साल बाद 1951 में पहले ही संशोधन से जोड़ा गया था। ये राज्य को अधिकार देता है कि वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, SC और ST समुदायों की भलाई के लिए विशेष कदम उठा सके। तो सवाल उठता है कि इसकी जरूरत पड़ी क्यों, वो भी इतनी जल्दी? दरअसल ये संसद का एक जवाब था। 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने चंपकम दोराईराजन केस में जाति आधारित आरक्षण को खारिज कर दिया था। तो संसद ने संविधान में ही संशोधन करके ये रास्ता साफ कर दिया कि राज्य ऐसे वर्गों के लिए आरक्षण जैसे कदम उठा सकता है। कहानी और आगे बढ़ी साल 2005 में, जब 93वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया। इसने आरक्षण के दायरे को और बढ़ा दिया। अब सरकार पिछड़े वर्गों, SC
और एसटी के लिए सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी सीटें रिजर्व कर सकती थी। हाँ, इसमें अल्पसंख्यक संस्थानों को छूट दी गई है। तो अगर हम इस पूरे सफर को एक नज़र में देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। 1950 में मूल ढांचा था, फिर 1951 में पहला बड़ा बदलाव आया क्लॉज 4 के रूप में, और फिर 2005 में क्लॉज 5 जुड़ा। ये दिखाता है कि ये अनुच्छेद समाज की ज़रूरतों के हिसाब से कैसे विकसित हुआ है। तो अब तक हमने देखा कि अनुच्छेद 15 के हम कह सकते हैं दो पहलू हैं। एक तरफ ये भेदभाव करने से रोकता है और दूसरी तरफ ये सामाजिक न्याय के लिए विशेष प्रावधान बनाने की इजाज़त देता है। अब इन दोनों आइडियाज़ को एक साथ जोड़कर देखते हैं। चलिए एक क्विक रिवीजन हो जाए इन खास प्रावधानों का। 15(3) महिलाओं के लिए, जो कि मूल संविधान का हिस्सा था। 15(4) पिछड़े वर्गों एससी और एसटी के लिए, जिसे पहले संशोधन से जोड़ा गया। और 15(5) शैक्षणिक आरक्षण के लिए, जो 93वें संशोधन से आया। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझनी है। कई बार ऐसा लगता है कि ये विशेष प्रावधान अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार के खिलाफ हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये अनुच्छेद 14 का अपवाद नहीं बल्कि उसका विस्तार है। ये समानता के विचार को और ज्यादा मजबूत और सार्थक बनाते हैं। और इसी के साथ हम वापस उसी बात पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अनुच्छेद 15 सिर्फ कागज पर बराबरी की बात नहीं करता। ये भेदभाव को रोककर और सकारात्मक कदम उठाकर समानता के आइडिया को सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय की एक जीती जागती हकीकत में बदल देता है। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है कि कोई भी समाज औपचारिक समानता यानी सबके लिए एक जैसे कानून और सक्रिय सामाजिक न्याय यानी पिछड़ों को आगे लाने की जरूरत, इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस कैसे बना सकता है। ये एक बहस है जो हमेशा चलती रहती है और अनुच्छेद 15 हमेशा इस बहस के केंद्र में रहता है।